हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो इससे पहले वाले पेपर में आए थे, जो आपके पेपर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है जो आपके स्क्रीन पर दिखा भी रहा होगा, यदि बिंदु यक्स कामा 5 तथा 2 कामा -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है मान लीजिए एक बिंदु ए है और बी, इनके बीच की दूरी 17 मात्रक दिया हुआ है। ए का निर्देशांक क्या है, बी का निर्देशांक क्या है। तो कह रहा है इस यक्स की हमें वैल्यू बताना है। तो जब भी यक्स की वैल्यू बताना हो, जब हमें दूरी दिया हो, तो हम दूरी के सूत्र का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। हम दूरी के सूत्र का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे। हम जानते हैं वो भी कौन सा, डी स्क्वायर बराबर। डी स्क्वायर बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख देता है डी का मान 17 का स्क्वायर। x2 का मान कितना दिया हमारा, मान लो अगर x2 को हम x लेते हैं तो x1 हमारा क्या होगा, -2 हो जाएगा। प्लस y2 को हम 5 लेंगे और ये माइनस का 3। 17 का स्क्वायर 289 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा प्लस। तो 289, या 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, इधर प्लस होगा, इधर आएगा तो माइनस कर दिए बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। घटा देते हैं, 9 में 4 गया 5, 9 में 4 गया 5, 8 में 6 गया 2, 225 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को अगर हम इधर कर दें तो ये अंडर रूट हो जाएगा 225 बराबर x माइनस 2। 225 जो होता है वो 15 का क्या होता है, वर्गमूल होता है, इसका 15 आ जाएगा x माइनस 2। इसको इधर लेते आएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 15, ये माइनस इधर आएगा तो +2, तो x बराबर 17। x की वैल्यू क्या हो जाएगा 17, यानी ये हमारा x का मान क्या होगा 17 होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहे यदि बिंदु 1,4 a-2 और -3,16 संरेख है तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें जो दिया हुआ लिख लेते हैं। दिया है बिंदु a जिसका निर्देशांक हमारा 1,4, b का निर्देशांक जो है हमारा a,-2 है और c का निर्देशांक जो है वो -3,16 है। कह रहा है ये संरेख है, संरेख है, संरेख है। तब हमें क्या ज्ञात करना है, a बराबर ज्ञात करना है। अगर ये बिंदु संरेख है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। क्षेत्रफल से लगा लेते हैं सॉल्व, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वही इसका भी होता है। हम जानते हैं संरेख होने पर, संरेख होने पर हम सूत्र लिखवाए हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अगर कोई चीज संरेख होता है, अगर कोई बिंदु संरेख है तो हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ये होता है, यानी संरेख का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 0 होता है। इसमें वैल्यू रख देता है। अगर x1 हम इसको लेते हैं तो ये हमारा x1 y1, ये x2
y2, यह x3 y3 होगा। x1 की जगह पे 1 रखेंगे, y2 हमारा कितना है -2 -16, प्लस x2 की जगह पे a रखेंगे, y3 हमारा कितना है 16 और y1 4, प्लस x3 की जगह पे -3 है, y1 की जगह पे 4 और y2 की जगह पे -2। ये हो जाएगा हमारा -18 बराबर, ये जीरो लेके चलेंगे, -16 में -2 जोड़ेंगे तो 18 और 18 का गुणा में करेंगे तो -18 ही होगा, प्लस 16 में 4 गया 12, ये 12 ये हो जाएगा, ये हमारा प्लस माइनस का गुणा होगा तो -3, ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, ये माइनस प्लस और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 बराबर 0। तो ये -18 प्लस 12 है, और ये भी हमारा कितना होगा -18 छत्रिक 18, 18 18 जोड़ेंगे तो 12 ए माइनस 36 बराबर 0, माइनस उधर भेज दें तो 12 ए बराबर क्या हो जाएगा 36, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 36/12, तो ए की वैल्यू कितना आ गया 3। अतः हमारा जो ए का मान होगा वो कितना होगा 3 होगा। तो जब भी सवाल में कोई बिंदु दे दे और कह दे संरेख है, तो हम इस फार्मूले से उसका मान निकाल सकते हैं। जब भी संरेख देके किसी एक का मान पूछे, किसी का भी, ए की जगह बी भी हो सकता है, सी भी हो, कुछ भी हो, तो हम इस फार्मूले से उसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा सिद्ध कीजिए कि 1 + sin θ अपन cos θ, 1 + sin θ अपन cos θ प्लस cos θ अपन 1 + sin θ बराबर 2 sec θ। यह हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे, लिख लेंगे 1 + sin θ अपन cos θ प्लस cos θ अपन 1 + sin θ। हमें इससे LHS से हमें क्या लाना, RHS लाना है। सबसे पहले हम हरों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा हो जाएगा cos θ 1 + sin θ। यहाँ cos θ से cos θ कट जाएगा, 1 + sin θ का 1 + sin θ में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 + sin θ का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ 1 + sin θ से 1 + sin θ कटेगा तो cos θ का cos θ में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा cos स्क्वायर θ। ये आप ऐसे समझो, जब ये भिन्न जो हर होते हैं अगर अलग अलग हो तो इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई और इन दोनों को गुणे के रूप में लिख दो, वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 1 + sin θ का होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा अपन 1 + sin थीटा। यहाँ रीजन आप चाहो तो लिख सकते हो, चूंकि cos स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या होता है, सौर समीकरण का जब पक्षांतर करके सूत्र बनाएंगे तो ये होता है। अब इतने को हम इस 1 को अगर 1 का स्क्वायर लिख दे तो कोई अंतर होगा सवाल पे, नहीं होगा, लेकिन ये हमारा a² - b² का फार्मूला बन जाएगा, यानी यह हो जाएगा 1 + sin θ का होल स्क्वायर प्लस ये क्वेश्चन प्लस हो जाएगा 1 + sin θ, और ये हो जाएगा 1 - sin θ अपन cos θ 1 + sin θ। अब ऊपर हमारा कॉमन क्या है, 1 + sin θ क्या है कॉमन, 1 + sin θ को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेते हैं। 1 + sin θ को अगर हम कॉमन ले लेंगे
तो बचेगा क्या यहाँ पे हमारा 1 प्लस साइन थीटा, और यहां से ये तो निकल जाएगा, क्या बचेगा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ये बचेगा। और नीचे बचेगा हमारा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो ये 1 प्लस साइन थीटा से ये 1 प्लस साइन थीटा कट गया, इससे ये साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 अपान कॉस थीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपान कॉस थीटा। तो 1 अपान कॉस थीटा को हम क्या कहते हैं सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा, यही हमें लाना था। ये हमारा क्या हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो जब भी इस तरह का सवाल दे तो हम ऐसे लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है माध्यक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल हमें दिया है और बारंबारता दे दिया है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है। वर्ग अंतराल हमारा ये है 10-10 का है, और बारंबारता यह है, और हमें माध्यक ज्ञात करना है। ये याद रखिएगा, माध्यक निकालने के लिए हमेशा हमें एक और श्रेणी मतलब श्रेणी बनाना पड़ेगा, वो है संचयी बारंबारता का। किसका बनाएंगे, संचयी बारंबारता का। जब भी माध्यक निकालेंगे हम संचयी बारंबारता के भी निकाला जाता है। संचयी बारंबारता पहले का वही होगा, दूसरे का निकालना है तो पहले वाले में दूसरा जोड़ के निकाला जाता है 15। इसका लिखना है 15 में 20 जोड़िए 35, फिर 35 में 15 जोड़ दीजिए 50, फिर 50 में 9 जोड़ दीजिए 59, यानी इसको जोड़ेंगे यही आएगा 59, यानी कि भाई वैल्यू यही आएगा। अब हमारा माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F अपन F इंटू H। ये हमारा माध्यक का क्या होता है, फार्मूला होता है। यहाँ n दिया तो n/2 हम निकाल सकते हैं, n/2 क्या होगा 59/2। हम चाहे तो इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 9 18, यानी 29.5 आएगा ये। अब यहाँ पे हमें CF और F देखना है, ये कितना है 29.5। इसमें देखते हैं 29.5 किसमें आएगा, इसमें आएगा। तो यह हमारा इसके ठीक सामने वाला हमारा F होता है। क्या होता है F, 29.5 इसी में आएगा, क्योंकि ये 15 है, 15 से अधिक 35, यानी इसी के इसी में आएगा 29.5। इसके ठीक यानी इसके ठीक सामने वाला क्या होता है F, और इसी में हम सबसे छोटे वाले को L कहते हैं। ये निम्न सीमा होता है या उच्च सीमा, तो सबसे छोटे वाले सीमा को इस हवाले से दिखाते हैं, या इसे हम L1 भी कहते हैं। और इसके ठीक ऊपर वाले को हम CF कहते हैं, वैल्यू रख देते हैं। और H का मान निकालना है तो दूसरे में से पहला घटा दीजिए, L2 माइनस L1 होता है। इसी H की जगह कई किताबों में लिखा होगा L2 माइनस L1। H को हम कहते हैं वर्ग माप। ये कितने का वर्ग अंतराल है 10-10 का, तो H की वैल्यू वही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो ये निकल गया, हम यह F लिखते हैं 20, CF कितना है हमारा 15, और H की जो वैल्यू आएगा वो 10, और L की वैल्यू हम इसमें 20 लेंगे। अब इसमें हम पुट कर देते हैं मान, L का मान 20 प्लस n/2 की जगह पे हम ये रख देंगे 29.5, और CF की वैल्यू 15, इसे 15.0 लिख दे ताकि घटाने में आसानी होगा। F के मान, F की वैल्यू हमारा 20 और H का मान 10। खैर ये एक 0 से एक 0 खत्म, बचेगा क्या हमारा 20 प्लस 29.5 में से घटाएंगे 10 में से 5 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, और 2 में से गया 1, 14.5 बट्टा 2 आएगा हमारा। आप इसको भाग दे के जोड़ लो, 20.0 कर लो इसे, ये 2 सत्ते 14 और
2 दूना 4 और 2 पच्चे 10। इसको अगर हम जोड़ दें ये हो जाएगा 27.25, यानी हमारा माध्यक जो आएगा वो 27.25 होगा। हम इस सूत्र से लगाएंगे, ये याद रखिएगा। ये जो वैल्यू आएगा इसके ठीक, ये देखेंगे सबसे पहले ये किसमें आ सकता है, ये इसमें आ सकता है, इसके ठीक सामने वाला यफ, और इसी के ठीक सामने हम सबसे छोटे वाले वर्ग माप को यल लेते हैं, स्मॉल एल, और इसके ठीक ऊपर वाला हम सी एफ लेते हैं, और फिर हम इस फार्मूले पे निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 92 और 510 का लसक ज्ञात कीजिए। कह रहा है 92 और 510 का लसक ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है हमें। आप चाहो तो अभाज्य गुणनखंड या भाग विधि दोनों से कर सकते हो, भाग विधि ज्यादा आसान पड़ेगा। खंड कर देते हैं 46, ये 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 3 2 से काटेंगे 23, 2 दूना 4, 2 तेईस, ये नहीं कटेगा तो वही रहेगा। फिर हम इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये तो नहीं कटेगा, ये कटेगा, 3 8 24, 3 पचे 15। फिर अब ये कटेगा 5 से, 23 तो नहीं कटेगा, 17 बार में 5 से कट गया। अब ये 17 से कट जाएगा 23, और 17 एकम 17, फिर 23 से काट देंगे एक बार में, तो हमारा जो एलसीएम होगा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 60 70 जा 60 70 जा आपका होगा 1020, और उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 23 से, तो 23 नहीं सुन 23 दूना 46, 23 नहीं सुन 4, और 23 एकम 23, यानी ये हमारा आ जाएगा 23,460, यानी इसका एलसीएम क्या होगा 23,460। अगला क्वेश्चन है, कह रहा वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये बारंबारता देके कह रहा है बहुलक हमें ज्ञात करना है, इसकी बहुलक कितना होगा। हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक बताना है कितना होगा। ये सॉरी ये 14 है। कह रहा बहुलक बताइए कि बहुलक कितना होगा। सबसे पहले हमें बहुलक की फार्मूला याद रहना चाहिए। बहुलक बराबर क्या होता है हमारा, बहुलक बराबर होता है यल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। पहले यह फार्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ F1 का निर्धारण करते हैं। इसमें देखते हैं बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 23 की। तो ये हमारा क्या हो जाएगा F1। F1 के ठीक पहले वाला बारंबारता को हम F0 लेते हैं, और F1 के ठीक बाद वाले बारंबारता को हम F2 लेते हैं, और इस F1 के ठीक ऊपर वाले सबसे छोटी सीमा को यानी L1 को भी कह सकते हैं, स्मॉल एल कह सकते हैं, उसको सबसे छोटे वाले को हम एल लेते हैं। और एच हमें पता ही है, दूसरे में पहला घटा दीजिए, या वर्ग माप का एच का फार्मूला ही होता है। एच का जो फार्मूला होता है ये भी होता है एच बराबर L2 माइनस L1। L2 उच्च सीमा को कहते हैं, L1 निम्न सीमा को, ये कहीं भी निकाल सकते हैं, इसमें से उसी को कहते हैं वर्ग माप। तो आप चाहो तो इसी में से निकाल लो, पहलका में से 10 में से 0 गया कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। या आप ये वर्ग अंतराल ही देख के बता सकते हो ये कितने का वर्ग अंतराल है, 10 का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू हो जाएगा। अब इस फार्मूले में रखेंगे तो सबसे पहले हमारा F1 कितना है, आप कहोगे 23, सबसे अधिक बारंबारता यही है। F0 ठीक उसके पहले वाला लेते हैं, और F2 F1 के ठीक बाद वाला लेते हैं 14, और L की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 30, और H की वैल्यू 10 आया है, ये 10 का वर्ग अंतराल। अब इसमें रख देते हैं L के जगह 30 प्लस F1 का मान 23 माइनस F0 का मान 21 बट्टा 2F1 है तो 2 इंटू 23। आप चाहो तो यहाँ से माइनस कॉमन लिखिए, F0 माइनस F2 जोड़ सकते हो, या इनकी वैल्यू जोड़ लिख लो। F0 का वैल्यू क्या है 21, और यह 14, F2 की वैल्यू 14, H की वैल्यू 10।
ये हमारा हो जाएगा 30 प्लस 23 में से 21 जाएगा 2, 23 दूना 46 और ये जोड़ेंगे तो 21 में 14 तो हमारा हो जाएगा -35 गुणे 10। ये हमारा आ जाएगा 30 प्लस 2/46 में 35 घटा दो, 6 में 5 गया 1 और 4 में 3 गया 1 यानी 11 गुणे 10। 10 दूना हमारा हो जाएगा 20 यानी हो जाएगा 30 प्लस 20/11। ये ठीक याद रखिएगा, बहुलक बराबर होगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 11 होगा, ये 11 33 330 प्लस 20 जोड़ लेते हैं। 330 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा 350/11। आप 11 से भाग दे दो बहुलक आ जाएगा। 11 के भाग अगर हम 350 में देते हैं तो 11 तेईं 33 2 बचा 0 11 एक तो 11 यहाँ कितना बचेगा 9 9 लगाएंगे 0 11 88 फिर 2 बचेगा 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे तो 11 एक तो 11 यानी आ जाएगा लगभग 31.8 है। जो हमारा बहुलक आएगा वो हमारा 31.8 आएगा। तो जब भी बहुलक का सवाल दें तो सबसे पहले यह ध्यान रखना होगा, हमें F1 F0 F2 ज्ञात करना होगा। उसके लिए सबसे पहले हम बारंबारता में देखेंगे। जिस बारंबारता की संख्या सबसे अधिक होगी उसको हम F1 लेंगे और उसके ठीक पहले वाले बारंबारता में F0 होता है, उसके ठीक बाद वाले बारंबारता को हम F2 लेते हैं। और जहां तक यल की बात है तो F1 के ठीक ऊपर जो ये वर्ग अंतराल चलता है उसके ठीक ऊपर वाले निम्न सीमा को हम क्या लेते हैं स्मॉल ले लेते हैं। और वर्ग माप निकालना है तो इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा के हम वर्ग माप यानी h की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब इस तरह का सवाल आए तो हम इस तरह से लगाएंगे। हमें अगला क्वेश्चन दिया है, जरा सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। मतलब ये बाह्य बिंदु से जो वृत्त पे ये रेखाएं खींची गई स्पर्श रेखा वो बराबर होती है, हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दिया वो लिख लेते हैं, लिखेंगे दिया है ओ केंद्र वाला एक वृत्त, ओ केंद्र वाला एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r। हमने मान लिया वो केंद्र वाला एक वृत्त दिया है जिसकी त्रिज्या r है तथा दो स्पर्श रेखा हमें क्या दिया AP वो AQ है। और हमें जो प्रूव करना है, हमें जो सिद्ध करना है वो यह करना है कि जो ये स्पर्श रेखा है वो क्या है हमारा बराबर है, यानी जितना AP है उतना ही AQ है। हमें यह प्रूव करना है कि जितना ये AP है ये AQ है। इसी को कहते हैं मतलब बाह्य बिंदु से वृत्त पे जब ये स्पर्श रेखा खींची जाए वो क्या होता है बराबर हो, ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे रचना कर लेंगे। रचना क्या करेंगे, हमने त्रिज्या मिलाया ना, लिखेंगे त्रिज्या OP OQ तथा OA को मिलाया हमने क्या क्या मिला लिया, इस OP को मिला लिया, OQ को मिला लिया और इस OA को मिला लिया। OP OQ और OA को मिलाया। अब हमें यह दो ट्रायंगल बन रहा, आप देख रहे हैं यहाँ पे दो ट्रायंगल OPA या AOP और एक AOQ। इस त्रिभुज को अगर हम सर्वांग सम कर दें तो हमारा ये क्या हो जाएगा
प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि सर्वांगासन त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है, सीपीसीटी से कर देंगे। तो आपको यह भी पता होगा, जब वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो वो स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। यह भी लंब होता है, 90 डिग्री बनाएगा। अब ले लेंगे उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ ए क्यू में ओपी बराबर ओ क्यू। जितना ओपी होगा उतना ही ओ क्यू होगा। क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, ये हमारा एक चीज इक्वल हो गया। दूसरा ओ ए बराबर ओ ए, ये क्यों होगा, ये क्योंकि दोनों में आ रहा है, दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो ये वैनिश भुजा हो गया। और लिखेंगे कोण ओ पी ए बराबर कोण क्यू ओ ए बराबर 90 डिग्री। अभी हमने बताया कि जब भी वृत्त के केंद्र से स्पर्श रे बिंदु पर मिलाते हैं तो वो स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। तो 90 डिग्री हो गया। ये तीन चीज बराबर हो गया। लिखेंगे अतः त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम त्रिभुज ओ ए क्यू किसके अनुसार हुआ, हमने दो भुजा और एक कोण बराबर किया है। तो भू को अभिगृहित से ये सर्वांगसम हो गया। भू का मतलब होता है भुजा भुजा और को का मतलब कोण होता है। ये सर्वांगसम हो गया। और आप जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, जिसे हम सीपीसीटी कहते हैं। अब लिखेंगे इसलिए एपी बराबर एक क्यों। आप ये लिख देना सीपीसीटी। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। हमें यही लाना था, एपी और ए क्यू क्या है, बराबर। यहाँ पे हमारा बराबर आ गया, इसी को कह देंगे हेंस प्रूव्ड या इति सिद्ध। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले हम रचना करेंगे, रचना के बाद त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे और सर्वांगसम के बाद सीपीसीटी की सहायता से हम जो पूछा है वो प्रूव कर देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एडीसी बराबर बीएसी। तो सिद्ध करना कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, जो क्या है वो देख लेते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी। कह रहा है बीसी पे कोई बिंदु डी है। इस प्रकार है कि ए डी सी यानी यह को बी ए सी के बराबर, यानी इस पूरे कोण के क्या है, बराबर है हमारा। सबसे पहले जो दिया हुआ लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव करने से पहले हम इन चित्रों को थोड़ा थोड़ा अलग कर लेते हैं, मतलब दो त्रिभुज अलग से बनाते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया ए बी सी और एक त्रिभुज हम ये वाला बना लेते हैं, ये ए
ये थोड़ा सा तीखा है डी, और ये सी। कह रहा है यह जो कोड है इस कोड के हमारे बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम दो त्रिभुज ले लेंगे। पहला त्रिभुज ले लेंगे पहला त्रिभुज ए बी सी, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज, ये हमारा उपपत्ति है या सॉल्व यहीं से कर रहे हैं हम लोग। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ले लेंगे डी ए सी, डी ए सी में। अब ध्यान से देखिएगा, यह जो कोड है यानी ये वाला, ये पूरा कोड के बराबर है, तो लिखेंगे कोड बी ए सी बराबर कोड, यानी ये जो कोड बी ए सी है वो किसके बराबर है, ए सी ए डी सी के। बी ए सी जो है वो किसके बराबर है, ए डी सी के। ये में क्या किया है, दिया है। और कह रहा है, और यह जो कोड है ये दोनों त्रिभुजों में क्या आएगा, वनिष्ठ होगा। ये जो कोड है हमारा बड़े वाले त्रिभुज में भी आएगा और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी आएगा। ये दोनों कोड क्या हो जाएगा, वनिष्ठ। तो इस कोड को लिखेंगे कोड बी सी ए बराबर कोड ए सी डी। ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण, क्योंकि यह इस वाले त्रिभुज में भी यह कोण आएगा और ये बड़े वाले त्रिभुज में भी आएगा कोण, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण। तो लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से देखेंगे तो ये त्रिभुज हमारा क्या हो गया, समरूप हो गया। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ए सी। आप ये रीजन यहाँ पे भी लिख सकते हो, समरूपता कसौटी से। अब ये जो त्रिभुज मतलब समरूप हो गया तो इनके भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। हम इधर से ले रहे हैं सी ए, अगर इधर से हम क्या लेंगे, सी ए पहला और तीसरा लिए तो इधर से भी पहला और ये ले लेंगे सी डी। सी ए बट्टा सी डी बराबर, इधर से हम ये ले रहे हैं बी सी, इधर से हम क्या ले लेंगे, वही सी ए। इधर से पहला दूसरा ले रहे हैं तो इधर से पहला दूसरा ले लेंगे। सी ए बट्टा सी डी बराबर क्या होगा, बी सी बट्टा सी ए। इसका पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा सी ए इंटू सी ए और ये हो जाएगा बी सी, या इसे हम सी बी भी लिख सकते हैं, जो लिखा हुआ आप या तो बी सी लिखो, बी सी को हम सी बी भी लिख सकते हैं, सी बी इंटू सी डी। तो सी ए का सी ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर बराबर, ये हमारा आ जाएगा सी बी इंटू सी डी, और यही हमें लाना है, इति सिद्ध। यानी जब भी इस तरह का सवाल दे तो सबसे पहले हम त्रिभुजों को समरूप करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं, कह रहे हैं त्रिभुज ए बी सी है, इस प्रकार है, भुजा इस बी सी पर एक डी इस प्रकार है कि यह जो कोण है यह पूरे कोण के बराबर है। हमने दोनों को अलग अलग कर लिया, यह जो कोण है इस कोण के क्या है, बराबर है। तो हम जो दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे तो यह जो पूरा कोण है इस कोण के बराबर होगा, और यह जो कोण होगा हमारा क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। तो समरूपता कसौटी से हमारा ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सॉरी समरूप हो गया। और समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। हमने यहाँ से सी ए लिया तो यहाँ से हम क्या लेंगे, ये पहला और मतलब दूसरा और तीसरा लिए, इधर से भी दूसरा और तीसरा सी डी ले लिया। फिर उसके बाद हमने बी सी लिया, पहला दूसरा, तो इधर से भी हम बी से पहला दूसरा लेंगे ए सी, मतलब ए सी को हम सी ए भी लिख सकते हैं। इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमें लाना वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इस सवाल में हमें ये भी प्रूफ करने के लिए दे सकता है, तो ये प्रूफ करने के लिए देगा तो यहीं तक सॉल्व करेंगे।
अगर हमें इस तरह देगा तो हम इसको और आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तब लगाएंगे। आशा करते हैं आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे का कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अगले सेशन में देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर, बाय बाय।